हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पेंशनर्स की आईटीआर फाइल करना सीखेंगे। पेंशन दो तरह की होती है, एक वो जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है और दूसरी होती है फैमिली पेंशन। दोनों ही तरह की पेंशन्स में डिफरेंस है और दोनों का ही टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग है। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है या फिर कुछ लोग वीआरएस भी ले लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको पेंशन मिल रही है मंथली पेंशन तो उसे एज अ सैलरी ही ट्रीट किया जाता है। उस पर सेक्शन 192 के अंदर ही टीडीएस डिडक्ट होता है और एज अ सैलरी आप उसे आईटीआर में दिखाते हैं। अब बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि पेंशनर्स के लिए कौन सी आईटीआर होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेंशनर्स को सिर्फ आईटीआर 1 ही फाइल करनी है, डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ से इनकम आ रही है। अगर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस दिखाना है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस दिखाना है, साथ में पेंशन भी आ रही है, तब भी आप आईटीआर 2 को फाइल करेंगे। अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। और अगर पेंशन के साथ साथ आपकी कोई बिजनेस रिसीट्स भी आ रही हैं और उस पर सेक्शन 194J या फिर 194H के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तब आप आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर सेक्शन 194J या 194H में टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं, तो आप एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी उसे दिखा सकते हैं। आईटीआर 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के वीडियो में हम आईटीआर 1 की फाइलिंग देखेंगे। आपको पेंशन इनकम मिल रही है, साथ में सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, प्लस एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है। किस तरह से फाइलिंग करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनकम टैक्स के होम पेज पर, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में ऊपर मिलता है लॉगिन का बटन। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना लॉगिन पासवर्ड देंगे तो सीधे आप डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इस बार हमारे पास 2 रिजीम्स हैं, एक है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में सेक्शन 87A का रिबेट हमें 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है, इसलिए अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है तो आप ओल्ड रिजीम में फाइलिंग कर सकते हैं और टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो 87A का रिबेट हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है और टैक्स निल हो जाता है। अगर आपके पास काफ़ी सारे डिडक्शंस हैं क्लेम करने के लिए, होम लोन है, तो आप ओल्ड रिजीम में जाके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, वरना आप न्यू रिजीम में भी फाइलिंग कर सकते हैं। वहाँ पर टैक्स रेट्स काफ़ी कम हैं, इसलिए बिना डिडक्शंस के भी वहाँ पर हमारा टैक्स कम बनता है। आज की फाइलिंग हम ओल्ड टैक्स रिजीम में कर रहे हैं, जहाँ पर हम काफ़ी सारे डिडक्शंस क्लेम करेंगे। डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेने के बाद हम सबसे पहले अपने 26AS फॉर्म को ओपन करेंगे और अपने AIS स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। AIS हमें यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में मिल जाता है। इसी तरह से हम 26AS को भी ओपन कर लेंगे और वहाँ से भी हमें क्रॉस चेक कर लेना है कि हमारी सैलरी जो AIS में दिख रही है और साथ ही जो 26AS में दिख रही है, दोनों मैच करनी चाहिए। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, PSU पेंशनर है या अदर्स। अगर प्राइवेट सेक्टर के हैं तो अदर पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में रहना है तो ये फॉर्म आपका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है, तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो हम यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे। येस पर क्लिक करने से आपका ये फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही होंगी, तो आप सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको बैंक डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। कोई भी एक बैंक आपका रिफंड के लिए नॉमिनेट होना चाहिए और वो वैलिडेटेड भी होना चाहिए। नीचे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशंस हैं, कोई आपके फॉर्म 16 में एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशंस। यहाँ पर येस करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है। अगर ये सब आपको रिटायरमेंट के बाद रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पर टिक लगा के वैल्यू दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो भी रिटायरमेंट का पैसा रिसीव हुआ है वो आपका
एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब कि वो आपका कम हो जाएगा और आपको यहाँ पर टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप सैलरी दिखाएंगे उसमें ये अमाउंट आपका ऐड होना चाहिए। ऐड है तभी आप यहाँ पर डिडक्शन लेंगे। अगर आपकी सैलरी के अमाउंट में वो ऐड नहीं है तो आपको यहाँ पर डिडक्शन नहीं लेना है। बहुत से केसेस में जब हमें रिटायरमेंट के बाद जो पैसा रिसीव होता है वो हमारे 26AS में दिखता है कि हमें रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा मिला है, इतनी पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मिली है, इतनी ग्रेच्युटी मिली है, या फिर इतना हमें लीव इनकैशमेंट मिला है। 26AS में अगर आपके काफ़ी अच्छा लमसम दिख रहा है 30-40 लाख का, तो वो आपको एज अ सैलरी दिखा देना है और उसके बाद आप यहाँ से उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं है, कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं है, इसको हम ऑफ कर देंगे यहाँ से और नीचे कंटिन्यू कर लेंगे। अब हमारी सैलरी की डिटेल्स आती हैं, मतलब कि हमारी पेंशन की डिटेल्स आती हैं, तो हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। अब वैसे तो यहाँ पर हमारा पेंशन का अमाउंट सही से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, लेकिन आपको इस पर भरोसा नहीं करना है। आप अपने AIS स्टेटमेंट से एक बार चेक ज़रूर करेंगे, साथ ही 26AS से भी, कि जो भी अमाउंट्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सब सही से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर गलत है अमाउंट तो आप यहाँ पर इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा अमाउंट तो यहाँ पर सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेंशन हमारी सही आ रही है। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस दिख रहे हैं। अगर आपने कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंसेस दिखाए हैं लास्ट शीट में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, लीव ट्रैवल कंसेशन है, या HRA है, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, तो वो यहाँ पर आपके ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे अगर आपने अपनी एग्जामिशन की शीट में, जो लास्ट शीट थी उसमें आपने उसको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके वो एग्जामिशंस यहाँ से सैलरी के अमाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और डिडक्ट होकर नीचे सैलरी आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। पेंशन के अमाउंट में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। नीचे सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, आपकी नेट सैलरी या नेट पेंशन। इसे सेव कर देंगे। सैलरी के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर अगर कोई होम लोन आपका चल रहा है और उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम हमें 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। यहाँ पर अमाउंट डालकर नीचे ऐड कर देंगे। इसके बाद दूसरा आता है कि मान लेते हैं कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। लेट आउट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रॉस रेंट रिसीव देना है, जो भी वैल्यू आपको रिसीव हो रही है, जो भी आपको रेंटल इनकम मिल रही है। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, अगर आप हाउस से रिलेटेड कोई भी टैक्सेस पे करते हैं उसका डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। 30% का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर होम लोन चल रहा है और उसके इंटरेस्ट का आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आप उसे देख के डिडक्शन ले सकते हैं। 2 लाख मैक्सिमम यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है। इसे सिंपली ऐड कर देंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद बैक चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपके AIS में डेटा है वो यहाँ पर ऑटो प्रीफिल नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर क्या था कि AIS स्टेटमेंट से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाते थे, पर इस साल ये प्रीफिल्ड नहीं हो रहे हैं और आपको अपने AIS स्टेटमेंट से अपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और अपने FD का इंटरेस्ट यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके बिना अगर आपने अपनी ITR को फाइल कर दिया तो ITR डिफेक्टिव हो जाएगी। यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट पर येस करेंगे। यहाँ पर हम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देंगे, जो कि हमें AIS स्टेटमेंट से मिलेगा। इसके बाद आता है FD का इंटरेस्ट। FD में हमारे यहाँ पर सिर्फ 700 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसे हम एडिट करके इसको ठीक करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास सिर्फ इतना ही है। कोई भी हमारा लास्ट ईयर का रिफंड नहीं था, इसलिए उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हमारे पास। साथ ही कोई अदर भी इनकम नहीं है यहाँ पर, तो सिंपली हम नीचे कंफर्म कर देंगे। फैमिली पेंशन भी नहीं है, एनी अदर में भी कुछ नहीं है, तो हम कंफर्म कर देते हैं। डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है हमें डिविडेंड इनकम का। अगर आपके AIS में डिविडेंड इनकम भी आ रही है तो आप इस कॉलम को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर येस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज डिटेल्स देनी होंगी डिविडेंड की। अगर क्वार्टर वाइज ब्रेकअप आप नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपली फर्स्ट कॉलम में अपना पूरा डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं। हमारे केस में डिविडेंड नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं और कंफर्म कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद आती है एग्जेम्प्ट इनकम। अगर कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस। यहाँ पर ओपन करेंगे।
यहाँ पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि एटीसी है, कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एलआईसी में या पीपीएफ में या सुकन्या समृद्धि योजना है या फिर 5 साल के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उसका बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। इसके बाद है एटीडी है, एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा सकते हैं। यहाँ पर येस करेंगे तो आपको एक शेड्यूल फिल करना होता है, उसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा सकते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपये तक का मिल जाता है। इसके बाद है सेक्शन 80 टीटीबी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके केस में यहाँ पर ये वाला शेड्यूल हाईलाइट होगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शन 80 टीटीए मिलेगा। यहाँ पर येस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट दिखाया है तो उसका डिडक्शन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 80 टीटीए के केस में क्या होता है कि वहाँ पर आपको सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है, एफडी का डिडक्शन वहाँ पर नहीं मिलता है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बेनिफिट है कि इन्हें सेविंग इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट दोनों का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। अप टू 50,000 रुपीज़ ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें शेड्यूल्स को फिल करना है। 80D का शेड्यूल पहले फिल करेंगे। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं और आप उनके लिए भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे मिलता है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो आप यहाँ पर भी येस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम डिडक्शन ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, और इसमें हम क्या क्लेम करते हैं, जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर ब्लड टेस्ट करवाए हों या कोई ईसीजी करवाया हो या कोई भी हमने एक्सरे वगैरह करवाया हो तो उसका डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है, अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो उसका बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको चेक से पेमेंट करना है, बस आपको उनकी रसीदों को संभाल के रखना है। इसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर है, जिसका कि क्लेम आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल रहा है तो वो डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेड्यूल 80 टीटीबी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। यहाँ पर हम मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है टैक्सेस पेड। तो यहाँ पर हमारे केस में कोई भी टीडीएस नहीं है, क्योंकि इनकम विद इन द लिमिट है, 5 लाख के नीचे है। अगर आपके केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पर आपको टीडीएस ऑन सैलरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर अमाउंट यहाँ पर गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप यहाँ शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको सारा अमाउंट डिस्प्ले होता है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड। अपने 26A से चेक करके आप यहाँ पर अमाउंट्स को एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे गलत फाइलिंग मत करिएगा। जो भी आपका 26A में रिफ्लेक्ट हो रहा है वही अमाउंट यहाँ पर जाना चाहिए। इसे ऐड कर देंगे तो आपका जो टीडीएस का शेड्यूल है वो एडिट होके करेक्ट हो जाएगा। टैक्स पेड के बाद आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर हमारी टैक्सेस की कैलकुलेशन होती हैं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शंस आपने कितने क्लेम किए, टोटल इनकम आपकी कितनी हो गई, इस पर आपका टैक्स कितना बना, रिबेट आपको कितनी मिल गई, और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको मिलता है टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, जो कि हमारे केस में नहीं बन रहा है क्योंकि इनकम विद इन द लिमिट है, 5 लाख के नीचे चली गई है। यहाँ कन्फर्म कर देंगे। सारी कॉलम्स कन्फर्म हो जाने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0। अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड, और अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो यहाँ पर वो भी आपको दिख जाता है, यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज़ दिस। तो अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करिए, और अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आप सिंपली नीचे कंटिन्यू करके अपनी ITR को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है प्रोसीड टू वैलिडेशन, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 एरर आए हैं। एरर अगर आ जाता है आपके पास तो आपको उस एरर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और सीधा आपको उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर कि एरर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या एरर आया है कि जो भी हमारे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस थे वहाँ पर हमने कोई भी डिटेल्स फिल नहीं की थी, क्योंकि हमारे कोई भी ग्रेच्युटी या कम्यूटेड पेंशन नहीं है। हमने उन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दिया था, तो वो कॉलम्स हमें वहाँ से डिलीट करने होंगे क्योंकि हमने उन्हें ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसे हम सही कर लेंगे, डिलीट कर देंगे वहाँ से, तो हमारी ये ITR वैलिडेट हो जाएगी। चलिए हम इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी ये रेड कलर से डिलीट का बटन दिख रहा है ये हमने यहाँ से डिलीट नहीं किए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये एरर आया। इन सबको डिलीट कर देंगे।
और ये यहाँ पर हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कि हमारी ITR सबमिट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, यानी कि E-वेरीफाई करना है। E-वेरीफाई हम विदिन 30 डेज कर सकते हैं और आप तुरंत के तुरंत भी यहाँ पर E-वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप आधार OTP से तुरंत E-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको बाद में इसे E-वेरीफाई करना है तो आप E-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। हमारी रिटर्न फाइल हो गई है। यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा रिटर्न फाइलिंग का। यहाँ से हम डाउनलोड रिसीट कर सकते हैं। डाउनलोड रिसीट करके रख लीजिएगा, जिससे कि जब आप बाद में E-वेरीफाई करने चलेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आप होम पेज पर जाकर इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट के थ्रू भी अपने ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको अपना ITR फॉर्म मिल जाएगा। आप ITR फॉर्म को चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।